नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपने ज्योग्राफी पर। आज का हमारा टॉपिक है वायव्य राशि परिकल्पना। यह वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत उपयोगी है जो बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक वायव्य राशि परिकल्पना। वेरी इंपॉर्टेंट परिकल्पना है ये अक्सर आपको बीए की किसी भी क्लासेस की परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकता है। वायव्य राशि परिकल्पना, इस परिकल्पना के जनक इमैनुअल कांट है, प्रतिपादक इमैनुअल कांट है। बफन की परिकल्पना के बाद जर्मन के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं भूगोलवेत्ता इमैनुअल कांट ने सन 1755 में पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इमैनुअल कांट के एक प्रसिद्ध कोटेशन, इमैनुअल कांट का कथन था कि मुझे पदार्थ दो, मैं पृथ्वी की उत्पत्ति कर दिखाऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है ये। इमैनुअल कांट का कहना था कि आप मुझे पदार्थ दीजिए, मैं उस पदार्थ से पृथ्वी की उत्पत्ति कर कर दिखाऊंगा। कांट ने अपनी वायव्य राशि परिकल्पना को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर प्रस्तुत किया। उसने बताया कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, तथा केंद्रोपसारी बल में प्रत्येक वस्तु पृथ्वी से दूर हटने की कोशिश करता है। केंद्रोपसारित बल क्या है? तो कोई भी पदार्थ या ग्रह जब अपने ही अक्ष पर परिभ्रमण करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप केंद्र से बाहर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम केंद्रोपसारी बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं। तो केंद्रोपसारी बल के कारण प्रत्येक वस्तु पृथ्वी से दूर हटने की कोशिश करती है। कांट के विचारानुसार प्रारंभ में बहुत से पौराणिक पदार्थ से बने कठोर कण समस्त विश्व में तथा आकाश में फैले हुए थे। प्रारंभ में पौराणिक पदार्थ समस्त विश्व में तथा आकाश में फैले हुए थे। ये सभी पौराणिक कण गुरुत्वाकर्षण के कारण एकत्र होकर आपस में टकराने लगे। इन कणों के टकराने से ताप, जब पौराणिक कण आपस में टकराने लगे तो इसके टकराने से ताप की उत्पत्ति हुई, ताप उत्पन्न हुआ। ताप से फिर वही पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो गया तथा द्रव से गैसीय अवस्था में आया और गैसीय अवस्था में आने के बाद पुनः एकत्रित हुआ जिसे गैसीय पुंज कहा गया। गैसीय पुंज केंद्रित हो जाने पर फिर उसमें गैसीय पुंज जब केंद्रित हो गए, एकत्रित हो गए तो उसमें परिभ्रमण गति उत्पन्न हो गया, परिभ्रमण करने लगा। लगातार परिभ्रमण गति से जब गैसीय पुंज लगातार परिभ्रमण करने लगे तो परिभ्रमण करने के परिणाम स्वरूप गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा केंद्रोपसारी बल अधिक बढ़ गया। इस केंद्रोपसारी बल गैसीय पुंज में मध्यवर्ती भाग में उभार पैदा हो गया, जिससे नौ गोलाकार छल्ले बने जो कि निहारिका के रूप अलग हो गए। यह जो 9 छल्ले बाहर हुए वही क्या कहलाया? नवग्रह तथा इनके उपग्रह बने, और जो अवशिष्ट भाग जो बच गया था वह आपका सूर्य कहलाया। इस प्रकार इस घटना के परिणाम स्वरूप सौर परिवार की रचना हुई। तो यह है आपका वायव्य राशि परिकल्पना। इस परिकल्पना को हम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हमने इसको सरल और सहज भाषा में चित्र के माध्यम से समझाने का हमने प्रयास किया है। ये सभी आपके ब्रह्मांड एवं आकाश में पहले से ही निर्मित, पूरे विश्व में पहले से ही निर्मित पदार्थ था। इसको पौराणिक पदार्थ कहा गया। पौराणिक पदार्थ है ये। फिर कालांतर में इस पौराणिक पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण शक्ति कार्य करने लगा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये जितने भी पौराणिक कण थे वो सभी एक दूसरे के नज़दीक आए, गुरुत्वाकर्षण के कारण एकत्र होने लगे, और एकत्र होने के बाद ये जितने भी कण थे वो आपस में टकराने लगे। टकराने के परिणाम स्वरूप इसमें से ताप उत्पन्न होने लगे। जब ताप उत्पन्न होने लगे तो फिर यही पदार्थ फिर द्रव में परिवर्तित हो गए। द्रव के बाद यही पदार्थ फिर आपके गैस में परिवर्तित हो गए। गैस में परिवर्तित होने के बाद पुनः ये आपस में एकत्रित होने लगे।
ये देखिए बहुत ज़्यादा घनीभूत हो गए हैं, जिसके कारण इसको गैसीय पुंज कहा गया। उसके बाद इस गैसीय पुंज में ये जो गैसीय पुंज था ये परिभ्रमण करने लगे मतलब ये अपने ही अक्ष पर घूमने लगे। और ये जब अपने ही अक्ष पर घूमने लगे तो उसके परिणाम स्वरूप इसमें केंद्रोपसारित बल कार्य करने लगे। केंद्रोपसारित बल कार्य करने के कारण ये पृथ्वी की जो मध्यवर्ती भाग थी इस पर उभार आने लगी इस प्रकार के, और इसी क्रिया के परिणाम स्वरूप इसके मध्यवर्ती भाग जो उभर कर आए थे और इस पर परिभ्रमण गति के कारण केंद्रोपसारित बल बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका उभार जो थे वो इससे अलग होने लगे। और ये बारी बारी करके इस प्रकार 9 छल्ले इससे बाहर हुए। वही जो 9 छल्ले बाहर हुए यही आपके ग्रह कहलाएं। और लास्ट में जो शेष भाग बच गए थे अवशिष्ट के रूप में, ये आपके सूर्य कहलाएं। तो इस प्रकार वायव्य राशि परिकल्पना बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, आप सभी इसको याद रखेंगे। चलिए इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई, इसकी आलोचनाएं को हम 1 बाय 1 देखते हैं। आद्य कण गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आपस में टकराने लगे। यह शक्ति पहले कहाँ थी और बाद में कैसे प्रकट हुई? आलोचक वायव्य राशि परिकल्पना का आलोचना करते हुए कहा कि जो ये पहले से जो पौराणिक कर उपलब्ध था, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आपस में टकराने लगे। तो ये शक्ति तो पहले भी विद्यमान था, ये कण पहले भी विद्यमान था, तो ये आपस में टकराने की घटना पहले कैसे प्रकट नहीं हुई, बाद में ही कैसे प्रकट हुई? इस आधार पर इस सिद्धांत की आलोचना किया जाता है। दूसरा है आपका गति विज्ञान या डायनेमिक साइंस के कोणीय संवेग की सुरक्षा के सिद्धांत के अनुसार वायुमंडलीय कणों के आपस में टकराने से कणों में परिभ्रमण गतिशील गति कैसे पैदा हो सकती है, इस आधार पर भी हम इस सिद्धांत की आलोचना कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कांट ने बताया कि नीहारिका के आकार में वृद्धि होने के साथ साथ गति में भी वृद्धि हुई। कांट ने बताया कि नीहारिका के आकार में वृद्धि होने के साथ साथ गति में भी वृद्धि हुई, जबकि कोणीय संवेग की सिद्धांत में यह बताया गया है कि वस्तुओं का आकार जैसे बढ़ता है तो उसकी गति में कमी देखने को मिलता है, और साथ ही गति में वृद्धि होती है तो उसके आकार में कमी देखने को मिलता है। तो इस आधार पर भी हम वायव्य राशि परिकल्पना की आलोचना कर सकते हैं। तो ये रहा आपका वायव्य राशि परिकल्पना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।